अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आई एम तैयबा हफीज। अच्छा, अभी जो मैं सेशन आप लोगों के सामने लेके आई हूँ वो है क्वेश्चन आंसर सेशंस। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे मेरे पास, उनको एड्रेस करना है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और फिर हम देखते हैं कि हम उन पे किस तरह से बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रेड ऑफ्स बिटवीन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन अब इनएविटेबल है फॉर द वर्ल्ड, और जो डेवलपिंग वर्ल्ड है फिर उसके लिए क्या ऑप्शंस रह जाता है, और ऑफ कोर्स उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस उनके यहाँ बहुत ज्यादा है, तो किस तरह से क्या वे फॉरवर्ड इसमें हमारे लिए हो सकता है। देन है सेकंड क्वेश्चन, इज कार्बन न्यूट्रलिटी अ वायबल सोल्यूशन टू करंट क्लाइमेट चैलेंजेस। जो करंट क्लाइमेट चैलेंजेस है, क्या कार्बन न्यूट्रलिटी उनके लिए एक वायबल सोल्यूशन है। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन है, अपडेटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021, इसको थोड़ा ब्रीफ करना है। ठीक है, तो हम इनको बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, अच्छा उसमें ना दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, नो डाउट इसमें तीन चार पॉइंट्स ही हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। नो डाउट वो विक्टिम है क्लाइमेट चेंज के, और वो कंट्रीब्यूटर नहीं है। पाकिस्तान की अगर एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान की जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन है वो लेस देन 1% है, लेकिन वन ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द वर्ल्ड है जो कि जिसके ऊपर क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है, जबकि बाकी सारी दुनिया ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जा रही है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन इनएविटेबल है हमारे लिए भी। क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पाकिस्तान के पास अभी क्या हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम फॉसिल फ्यूल बर्निंग की तरफ जाएं, हम कोल बर्निंग की तरफ जाएं, और हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएं। जैसे कि हम COP26 में, COP27 में जो इंडिया ने अपना केस पेश किया, चाइना ने अपना केस पेश किया कि इट इज आवर राइट, वी आर डेवलपिंग वर्ल्ड। जो डेवलप्ड नेशंस हैं उन्होंने सारी ग्रोथ कर ली, उनकी डेवलपमेंट होगी, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, उन्होंने फॉसिल फ्यूल को यूटिलाइज किया, और अब उनकी इकोनॉमीज इतनी डेवलप्ड हैं कि वो अगर ग्रीन ट्रांजिशन की तरफ जाते भी हैं तो उनको ज्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे, उनको ज्यादा लॉस नहीं होगा, बिकॉज दे कैन अफोर्ड देयर पॉपुलेशन, दे कैन फीड देयर पॉपुलेशन, दे कैन रन देयर इकोनॉमीज। लेकिन चूंकि हमें अभी डेवलपमेंट करनी है, हमें अपनी ओवर पॉपुलेशन को फीड भी करना है, तो हम ग्रीन ट्रांजिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास वैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसर्च नहीं है, एजुकेशन नहीं है, फंड नहीं है, बजट नहीं है, और अभी ये हमारे लिए एक वायबल सोल्यूशन नहीं है। अभी हम इस पे शिफ्ट नहीं कर सकते, ये बहुत स्लोली और ग्रेजुअली होगा। इस तरह ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास, इससे हम ज्यादा देर तक खुद को नहीं बचा सकते। अल्टीमेटली हमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ क्यों जाने पड़ेगा, अब इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखिए, पाकिस्तान किस पे है, फॉसिल फ्यूल पे, कोल पे, और हमारे यहाँ ये इंडिजिनस रिसोर्सेज भी हैं। अगर हम अपनी एनर्जी शेयर में देखें तो ऑलमोस्ट 35% हम फॉसिल फ्यूल पे हैं, कोई 30 to 32% हम कोल पे हैं, इसी तरह ऑयल पे हैं, और बाकी जो है वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जो डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट का, उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के पास इतने फॉसिल फ्यूल के रिजर्व्स हैं और इतना कोल है कि हम ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक उन्हें जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो रॉ मटेरियल है हमारे पास, वो उस क्वालिटी का नहीं है जिसको हम फ्यूल में कन्वर्ट कर सके। और अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे पास वर्क फोर्स नहीं, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं, साइंटिस्ट नहीं, अगर हम ये सब अरेंज कर भी लें, अगर हम इंपोर्ट कर लें इंजीनियर्स, टेक्नोलॉजी, चाइना से हेल्प ले लें, तो भी उस को एक्सट्रैक्ट करके, एक्सप्लॉइट करके हमें प्रोसेस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा उसको फाइनल फॉर्म में, फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, कि हम उसको यूटिलाइज कर सके। तो इंडिजिनस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी अभी आपको बहुत ज्यादा फंड्स एंड टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इसी वजह से पाकिस्तान अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट का 80% इम्पोर्ट कर रहा है। 80% एनर्जी रिक्वायरमेंट जो पाकिस्तान में है वो इम्पोर्ट किया जाता है, और इसी इसी वजह से हमारा जो बजट है, जो इकोनॉमी का सारा रेवेन्यू है, वो एनर्जी के बिल्स पे करने में चला जाता है। हम ये कब तक करेंगे अगर हम इंडिजिनस रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते? पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, तो हम ये कब तक रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करेंगे?
एक वक्त ऐसा आएगा जब बाकी सारी वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी पे होगी, वो हाइड्रोजन बना रहे होंगे, उनके पास सोलर पावर प्लांट्स होंगे, उनके पास विंड कॉरिडोर्स होंगे। तब फिर हम क्या करेंगे? क्या हम उनसे हाइड्रोजन इंपोर्ट करेंगे? यही ऑप्शन होगा ना। पहले हम क्या कर रहे थे? फॉसिल फ्यूल को, कोल को, ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं हम। जो नॉन ग्रीन एनर्जी आती है हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि क्लीन एनर्जी नहीं है, जिससे ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है। और हम ही सबसे ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली, हमारे ऊपर ही इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हम माइक्रो क्लाइमेट को भी देखें तो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या आज से 10 साल बाद अगर हम ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ नहीं जाते, तो क्या आज से 10 साल बाद फिर हम वहां से हाइड्रोजन को इम्पोर्ट करेंगे, जो कि और भी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी, और हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन भी नहीं होगा। सो बेटर इज कि हम खुद अपनी कंट्री को ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे ले जाएं। हम इंडिजिनस जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस करें, जो कि ग्रीन एनर्जी हो। वाई? बिकॉज इट इज फेवरेबल फॉर अस। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये रिसोर्सेज प्लेंटी, बहुत ज्यादा अबंडेंट है, प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान चूंकि इक्वेटर के करीब करीब है, ट्रॉपिकल जो है वो कंट्रीज उनमें आता है पाकिस्तान, जहाँ पे सोलर जो लाइट है, जो सोलर रेडिएशन है, जो सनलाइट है, वो अबंडेंट में मौजूद है। तो पाकिस्तान सनलाइट को हार्वेस्ट करते हुए ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पार्ट बन सकता है, जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है। जो इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं वो उसके मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तान मेंबर नहीं है, बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल इंडिया पाकिस्तान राइवलरी। पाकिस्तान के पास पूरा विंड कॉरिडोर मौजूद है, सिंध से लेके बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेके केपीके तक। उसको पाकिस्तान जो है वो रिफॉर्म कर सकता है। वहां पाकिस्तान पूरा अपना विंड कॉरिडोर इंस्टॉल करके ग्रीन एनर्जी बना सकता है। पाकिस्तान के पास वो चीज है जो मुस्लिम नेशन में अभी और किसी तक नहीं है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। हमारे पास फॉर्चुनेटली वो फार्मूलाज हैं, हमारे पास वो मटेरियल है जिसको हम यूटिलाइज करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी बना सकते हैं, जो कि ग्रीन एनर्जी में आती है। तो डेवलपिंग नेशन होने के बावजूद आज के इरा में क्लाइमेट चेंज को फेस करते हुए डेवलपिंग वर्ल्ड्स को ग्रेजुअली ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करना है, बाय यूटिलाइजिंग देयर इंडिजिनस रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि उनके पास इंडिजिनस रिसोर्सेज अबंडेंट में वो मौजूद हैं जिससे वो ग्रीन एनर्जी पे जा सकते हैं, थोड़ा रिलेटिवली आसानी से, एज कम्पेयर टू कि वो फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करें, उसको फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करें, और चाइना से और ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज से कोलैबोरेट करें, और उनकी पूरी रिसर्च टीम को मंगवाएं, और फिर वो आके एक्सप्लॉयटेशन करें, और सारा का सारा कोल निकाल के वो अपनी कंट्री में ले जाए, और फिर उसको फाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें वापस दें। सो डेवलपिंग वर्ल्ड होने के बावजूद हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करें, स्लोली शिफ्ट करें, इंडिजिनस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो ज्यादातर इक्वेटर पे पाए जाते हैं, जहाँ पे सनलाइट भी अबंडेंट भी है, जिनके पास विंड कॉरिडोर भी है। अगर हम कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका की बात करें, तो जो सहारा डेजर्ट है, एलोन सहारा डेजर्ट को अगर सोलर पैनल्स में कन्वर्ट कर लिया जाए, तो पूरी ओनली 2% ऑफ सहारा डेजर्ट अगर सोलर पैनल्स में चेंज हो जाए, तो पूरी दुनिया के लिए एनफ एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है, ग्रीन एनर्जी। सो green energy transition is inevitable for developing nations in spite of their economic concerns। हाँ, अब इसमें ऑप्शन क्या हो सकता है? अब हमें ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ जाना कैसे है, मैटर ये करता है। तो इसके लिए आपको कोलैबोरेशन की तरफ जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प लेनी पड़ेगी, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनका पार्ट बनना पड़ेगा, आपको जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफर करवानी पड़ेगी अपनी कंट्री में, और आपको जो लोकल टेक्नोलॉजी है वो बनानी पड़ेगी। आपको अपनी एजुकेशन और रिसर्च जो है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी, सो दैट आप ग्रीन एनर्जी पे जा सके। ठीक है? सो एक बैलेंस हमें चाहिए, जिसमें हम अपने इकोनॉमिक कंसर्न्स को सामने रखते हुए अपनी एनर्जी ट्रांजिशन को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पैरेलल साथ लेके चले, ताकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बच सके। और आज अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड पे डिपेंडेंट है, तो कल को ग्रीन एनर्जी के लिए हमें उन पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। ठीक है? एटलीस्ट ग्रीन एनर्जी में उनकी हेजेमनी हमें खत्म करने की जरूरत है।
ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस पे आप लोगों के भी जो भी व्यूज होंगे, जो पॉइंट्स होंगे, वो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है, इज कार्बन न्यूट्रलिटी अ वायबल सॉल्यूशन टू करंट क्लाइमेट चेंज? ऑफ कोर्स कार्बन न्यूट्रलिटी इज अ वायबल सॉल्यूशन, बट नॉट ओनली कार्बन न्यूट्रलिटी। कार्बन न्यूट्रलिटी अलोन इज नॉट अ वायबल सॉल्यूशन। मैं जब भी बात करती हूँ कार्बन न्यूट्रलिटी की, तो इसके साथ साथ आपको अडेप्टेशन की तरफ जाना पड़ेगा। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है आप मिटिगेशन की तरफ जा रहे हैं। मिटिगेशन का मतलब है कि आप अपने एनवायरमेंट से ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर रहे हैं, आप कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को खत्म कर रहे हैं। तो आप क्लाइमेट चेंज का जो सोर्स है, जो क्लाइमेट चेंज की रीजन है, आप उसको खत्म कर रहे हैं, जिसको मिटिगेशन कहते हैं। सिर्फ ये करने से हम क्लाइमेट चेंज को डील नहीं कर सकते, क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को टैकल नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली डेवलपिंग नेशंस। हमें अडेप्टेशन की तरफ भी जाना है। अडेप्टेशन का मतलब ये है कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को नहीं रोक सकती एनवायरमेंट में होने से, अगर मैं फॉसिल फ्यूल को एब्रप्टली शिफ्ट नहीं कर सकती ग्रीन एनर्जी पे, अगर मैं एटमॉस्फेयर से ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस को मिनिमम नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट जो क्लाइमेट चेंज के मेरे ऊपर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, मैं उनको किसी तरह से कम कर लूं। कैसे? मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लूं, मैं इंस्टीट्यूशनल जो मेरा फ्रेमवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग कर लूं, कैपेसिटी बिल्डिंग पे मेरा फोकस होना चाहिए, थ्रू प्लानिंग, थ्रू डिसीजन मेकिंग, थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन। मेरी जो नेशनल पॉलिसीज है, नेशनल वाटर पॉलिसी, नेशनल फूड सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर लें, हम अपनी पॉपुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लें, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस कर लें ताकि डिजास्टर से वो डैमेज ना हो, हम ड्राउट एंड टेम्परेचर टॉलरेंट वेराइटीज ले आए ताकि क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर इम्पैक्ट ना हो, हम अपने लोगों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो न्यू वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस हो रही हैं वो उनके ऊपर अटैक ना कर सके, वो उनको इन्फेक्ट ना कर सके, उनके अंदर इन्फेक्शन ना हो सके। हम अपनी जो कॉलोनीज बना रहे हैं, जो हाउसिंग स्कीम्स बना रहे हैं, हम उनको इस तरह से डिजाइन करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक डाउन के चांसेस ना हो, हम रूफटॉप गार्डनिंग की तरफ चले जाएं, हम फ्लड जोन्स बना लें, हम फ्लड बैंक्स बना लें, हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि हम क्लाइमेट चैलेंजेस को डील कर सकें। सो अडेप्टेशन की तरफ आपको जाना है, मतलब आपको क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करना है, मतलब आपको क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को एम्ब्रेस करना है कि बाहर जो मर्जी हो, टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ जाए, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूं। ठीक है, अब मुझे अपनी बिल्डिंग्स को डिजाइन इस तरह से करना है कि वहां पे एयर का जो पैसेज है वो इंश्योर रहे, मुझे प्लांटेशन ज्यादा से ज्यादा करनी है, मुझे हाउस होल्ड लेवल पे प्लांटेशन करनी है, ताकि जो जितनी ज्यादा इमिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, वो साथ ही प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लें और मेरा एटमॉस्फेयर जो है वो कूल हो जाए। तो मुझे ऐसी मेथडोलॉजीज को अडॉप्ट करना है, मुझे लिविंग के ऐसे पैटर्न्स की तरफ जाना है, सस्टेनेबल सिटीज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, जिस सस्टेनेबल इंडस्ट्री, जिससे क्लाइमेट चेंज की अगर मैं रीजन को खत्म नहीं भी कर पा रही, अगर मैं कार्बन न्यूट्रलिटी पे नहीं भी जा पा रही, तो एटलीस्ट उसके इम्पैक्ट्स मेरे ऊपर कम आए। और अडेप्टेशन कैसे होगी? मैनेजमेंट से, गुड गवर्नेंस से, एडमिनिस्ट्रेशन से। सो मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन आपको पैरेलल लेकर चलना है, कार्बन न्यूट्रलिटी वर्सेस क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट। इन दोनों को अगर आप पैरेलल लेके चलेंगे तो ही आप क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को टैकल कर सकेंगे। ठीक है, ओके। सो द थर्ड क्वेश्चन इज अपडेटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी 2021। अच्छा, जो अपडेटेड नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, इसमें जो चीजें उन्होंने ऐड की हैं वो यही है, कैपेसिटी बिल्डिंग और आपका इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इसमें बाकी सारी चीजें वो ही हैं। जो न्यू पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। लेट मी शेयर स्क्रीन, यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आपको सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी जो है 2021, आपको इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पता होना चाहिए। एक तो इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिख लें, अपने पास बना लें, इसमें आप इंट्रोडक्शन दें कि ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज पॉलिसी जो 2012 में आई थी उसका ये अपडेटेड वर्जन है, अकॉर्डिंग टू द करंट नीड्स एंड द डिमांड्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई है बाय मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, बैकग्राउंड पैराग्राफ पॉलिसी का लाजमी होता है, जिसमें आप ये लिखेंगे
कि भाई क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी। क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए, और ग्लोबल वार्मिंग है, और पाकिस्तान के उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, हम वल्नरेबल हैं। सो हमें इन्वायरमेंटल या क्लाइमेट गवर्नेंस की तरफ जाना है, जिसके लिए हमें एक पॉलिसी रिक्वायर्ड थी, पहले भी मौजूद है और अब जो उसका अपडेटेड वर्जन है। देन आपको पॉलिसी का गोल पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स क्लाइमेटिक कॉन्टेक्स्ट में, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में आपको डेवलपमेंट करनी है, और आपको जो क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, उनको मेन स्ट्रीम करना है अपने सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स में। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसके गोल्स हैं, ये सब आपको वहां पे एक एक दो दो स्टेटमेंट्स लिखे मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्टिव्स। जो गोल्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होता है, वो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं कि आप किस तरह से क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को मेन स्ट्रीम कर रहे हैं, आप किस तरह से मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज लेके आ रहे हैं आप अपनी कंट्रीज में। ठीक है। और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म होते हैं कि क्लाइमेट कंपैटिबल डेवलपमेंट आपको करनी किस तरह से है। तो आपके डिफरेंट सेक्टर्स में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपने डिटरमाइन किए होते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव के बाद वही जो दो इनकी मेन आउटलाइंस है वो है मिटिगेशन की और अडेप्टेशन की, जो कि 2012 वाली पॉलिसी की भी थी। उसमें मिटिगेशन की मेजर्स अलग से दी हुई हैं, अडेप्टेशन की मेजर्स अलग से दी हुई हैं। आप ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन को कम करेंगे सेक्टर वाइज, वो एनर्जी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वो सब अलग अलग है। इसी तरह अडेप्टेशन में आप उसके इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज करेंगे सेक्टर वाइज, वो भी हर सेक्टर में अलग अलग है कि आप किस तरह से उस पर्टिकुलर सेक्टर पे इम्पैक्ट्स को कम कर सकते हैं। अब जो इसका अपडेटेड वर्जन है उसमें जो पहली चीज है इंपॉर्टेंट, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग बेसिकली पाकिस्तान पहली पॉलिसी का पार्ट नहीं था। अब ये कैसे इंश्योर करवाया है इन्होंने अपनी पॉलिसी में। जब मैं इन्वायरमेंटल गवर्नेंस पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा बताती हूँ कि गवर्नेंस में सबसे पहले आपका एक्ट आता है। एक्ट जो है वो पॉलिसी को इंश्योर करता है, ठीक है, ऑफिशियल कर देता है किसी मेजर्स को लेना। फिर पॉलिसी बनती है, फिर एक्शन प्लान बनता है, और फिर कोई इंस्टीट्यूट बनता है जो इन सारी चीजों को देख रहा होता है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज एक्ट था 2017 में आया था, और उस क्लाइमेट चेंज एक्ट ने दो चीजें बनाई थी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। एक उन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनेगी पाकिस्तान में, और एक उन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज फंड बनाया जाएगा पाकिस्तान में, क्लाइमेट चेंज फंड के नाम से एक सेल बनाया जाएगा। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स मिलके क्लाइमेट चेंज पे काम करेंगे। लेकिन किस तरह से ये काम करेंगे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होंगे, किस किस सेक्टर को एंगेज किया जाएगा, रूल्स क्या होंगे, ये हमें नहीं पता था। ये सब हमने हमें किसने दे दिए, इस पॉलिसी ने, इसके अपडेटेड वर्जन ने। ठीक है। तो क्या कहता है इसका ये वाला पॉइंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। पहला पॉइंट तो ये है कि क्लाइमेट चेंज सेल्स बनाए जाएंगे पूरी कंट्री में। ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा जो कि क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को देखेगा। दूसरी, प्राइवेट सेक्टर को इसमें एंगेज किया जाएगा, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंश्योर किया जाएगा। तीसरा, क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, जो कि जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1997 का, वो ये कहता है कि आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक आपकी जो बिजनेस कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्लाइमेट चेंज असेसमेंट के प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगी। उसका आर्टिकल 12 ये कहता है क्लाइमेट चेंज असेसमेंट करने के क्या रूल्स होने चाहिए, ये बनाए जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने इंश्योर कराया। दूसरा, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। किसके लिए, कि पाकिस्तान में कितनी डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, कितनी ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो चुकी है, और हमें उन ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन को रिवर्स कैसे करना है, डिफॉरेस्टेशन को एंड कैसे करना है। पूरा जो आपका डिफॉरेस्टेशन है, ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है, इस पे एक मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। बेसिकली
ये जो मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये रेड प्लस जो प्रोग्राम है उसको देखेगा। रेड प्लस एक प्रोग्राम है जिसका मतलब है रिड्यूसिंग एमिशंस थ्रू डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, कि आप डिफॉरेस्टेशन की वजह से जितनी इमिशंस हो रही हैं आपने उनको रिड्यूस करना है, और ये प्रोग्राम लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस में। अब रेड प्लस सेल पाकिस्तान में मौजूद है, मतलब हम उस प्रोग्राम के मेंबर हैं, लेकिन उसकी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। तो जो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये इस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करेगा। तो सी हाउ ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग को इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहते हैं कि एक नेशनल कमेटी बनाई जाएगी ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान में एक एक जो है वो कमेटी इंट्रोड्यूस कराई जाएगी। अच्छा, कार्बन मार्केट क्या है, ये मैं एनवायरमेंटल साइंस में डिटेल में पढ़ाती हूँ कि आप जो कार्बन के यूनिट सेव करते हैं आप उनको मार्केट में ट्रेड करते हैं, उससे आप फंड जनरेट करते हैं और फिर उससे आप मजीद ग्रीन प्रोजेक्ट्स की तरफ जा सकते हैं। कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन मार्केट, कार्बन क्रेडिट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपका ये कॉन्सेप्ट डिटेल में कवर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्लाइमेट चेंज प्रोफेशनल्स को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, उनके लिए रिसर्च फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। और इसके अलावा एक जो जो भी ग्लोबल फ्रेमवर्क है क्लाइमेट की सर्विसेज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनको ज्वाइन किया जाएगा। जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, कॉप्स है, पेरिस एग्रीमेंट है, फंड फैसिलिटीज हैं, उनको ज्वाइन करके, उन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करके तो हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो उसको एनहांस करेंगे। ओके, एक तो ये पॉइंट था जिसके अंदर सब पॉइंट्स थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिए। बाकी और भी इन्होंने एक तो अवेयरनेस रेजिंग का पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेशनल क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस प्रोग्राम करवाएंगे। नेशनल क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं। फिर इन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इंटरनेशनल एंड रीजनल कॉपरेशन का लिखा हुआ है कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को ज्वाइन करेगा। फिर इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का पॉइंट्स लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो बाकी जितनी भी वर्ड से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दी जाती है, पाकिस्तान उसके लिए जो है वो क्वालिफाई करता है कि पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए, क्योंकि वो डेवलपिंग नेशन में है और इम्पैक्टिंग नेशन में है। एक पॉइंट ये, और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में पाकिस्तान को इंडिजिनस या लोकल टेक्नोलॉजी को भी बनाना है, उसको भी स्ट्रेंथन करना है, उसको बूस्ट करना है, जिसमें बायोफ्यूल इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे मैं बहुत ज्यादा बात करती हूँ कि आप लोकल लेवल पे किस तरह से बायोगैस बना सकते हैं। फिर जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है इन्होंने उसकी बात की है कि पॉलिसी के बाद एक एक्शन प्लान भी आएगा, अभी देखें वो कब आता है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो देखेगी। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा। फिर क्लाइमेट चेंज की जो पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी, जो कि फेडरल लेवल पे भी होगी और प्रोविजनल लेवल पे भी होगी, ठीक है, प्रोविंशियल लेवल पे भी होगी, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखेगी। जो लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइनेंस का है कि क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए पाकिस्तान फाइनेंस को कैसे जनरेट किया जाएगा। तो इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि जितनी ग्लोबल एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ग्लोबल फंड फैसिलिटीज हैं जो कि एनवायरमेंट से रिलेटेड फंड्स को इशू करती हैं, पाकिस्तान उन सबको ज्वाइन करेगा और पाकिस्तान उन सबके लिए क्वालिफाई करता है, जिसमें ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जिसमें कार्बन क्रेडिट्स हैं, कार्बन मार्केट्स हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है, जिसमें जो कॉप्स हमारे होते हैं वहां पे जो फंड क्लाइमेट जस्टिस फंड क्रिएट किया जाता है, उन सबको पाकिस्तान ज्वाइन करके फाइनेंस क्रिएट करेगा। और इसके अलावा जो नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसको फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा ताकि वो क्लाइमेट से रिलेटेड डिजास्टर्स को जो है वो डील कर सके। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स तो इनके हैं रिलेटेड टू, ये सारी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इनकी है। बट अभी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, या अगर मैं इस पॉलिसी का एनालिसिस करूं तो जो इन्होंने टेक्नोलॉजी और फंड्स की बात की, ये बहुत रियलिस्टिक बातें नहीं लग रही कि आप अगर इंटरनेशनल फंड फैसिलिटी को ज्वाइन करके अगर आप फंड्स क्रिएट कर सकते हैं, तो वो तो बहुत पॉलिटिकल साइड भी है, जिसमें करप्शन के चांसेस हैं, जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और फिर फंड्स उस तरह से रिलीज भी नहीं हो रहे। और इसी तरह अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो भी उस तरह से आपको नहीं मिल रही, और लोकल टेक्नोलॉजी में आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा। मेरा ख्याल है जो
इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की, जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की इन्होंने बात की, ये एक इसमें प्लस पॉइंट है। जब आप पॉलिसी का एनालिसिस करेंगे तो आप ये बता सकते हैं कि अगर हम पावर को डिवॉल्व कर दें और लोकल लेवल तक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को सेटअप कर दें, तो कोलैबोरेशन से नेशनल लेवल पे ही हम क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं। और अगर इंस्टीट्यूट्स हमारे इतने स्ट्रांग हो जाएं तो हम नेशनल लेवल पे ही फंड क्रिएट कर सकते हैं इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। आई होप कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस को अच्छे से एड्रेस किया होगा। जो आप लोगों के फर्दर क्वेश्चंस हैं वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इन पॉइंट्स में अगर आप अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।